हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है भारत पर अरबों के और तुर्क आक्रमणों को जो है अंत में मोहम्मद गोरी के अभियानों को पढ़ा था, तराइन का युद्ध जो है। और आज हम जो है मोहम्मद गोरी के बहुत महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि गुलाम वंश 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करता है। और थोड़ा सा इसके बारे में एक बेसिक प्रश्न और है जो आपको याद रखना है। गुलाम वंश को एक नाम और दिया जाता है मामलूक वंश। ये आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा? मामलूक वंश। ठीक है ना, या इसको इल्बरी वंश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इल्बरी वंश। ठीक है, ये दो नाम आप यहाँ से और याद रखेंगे गुलाम वंश के बारे में कि इसको मामलूक वंश या इल्बरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो यहाँ से आप याद रखेंगे संस्थापक। ठीक है, कई बार केवल दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने के लिए इसके संस्थापकों को ही संस्थापक को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? तो आप यहाँ से याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ऐबक के नाम से भी इसको जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसी के द्वारा जो है गुलाम वंश की जो है स्थापना या दिल्ली सल्तनत को शुरुआत किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे ऐबक को गुलाम वंश इसलिए इसको स्टार्ट किया इसलिए कि जब इसको सूचना मिलती है 1206 में कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है और ये उसका दास था, गुलाम था, इसीलिए इसने जो है गुलाम वंश के नाम से ही इस वंश को स्टार्ट किया था। और यहाँ से आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि ये हमेशा आपने याद रखना है मोहम्मद गोरी का गुलाम। इससे पहले गोरी के अभियानों में भी हमने इसकी बात की थी। ठीक है, और अभियानों में मैंने क्या बात बताई थी आपको? मैंने कहा था कि इसके द्वारा जो है मोहम्मद गोरी को बुंदेलखंड, बदायूं और जो है अजमेर प्रांत जीतने में सहायता प्रदान की गई थी। उनका मास्टरमाइंड जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसकी राजधानी से बनता है कि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? ठीक है, इस वंश को स्टार्ट तो कर दिया इन्होंने, लेकिन अपनी राजधानी इसने किसको बनाया? तो आप यहाँ से याद रखेंगे राजधानी से इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, लाहौर क्या थी? लाहौर। एक बात और याद रखेंगे कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में ही दफनाया जाता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, 1210 के आसपास की बात है। फिलहाल आप याद रखेंगे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है और राजधानी क्या है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे लाहौर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐबक के प्रमुख कार्यों की, ठीक है, तो इसके कार्यों में आप यहाँ से याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके कार्य। ठीक है, सबसे पहला कार्य है इसने कुतुब मीनार को आप याद रखेंगे, जो कि कहाँ पर है? तो आप सब लोग जानते हैं दिल्ली में है, स्मारक है भारत का। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था इसने। ठीक है, निर्माण प्रारंभ, ठीक है, किया। ये कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया, करने वाले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके निर्माण को पूरा कराने वाले इसके दामाद और गुलाम जो है इल्तुतमिश है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने वाला जो है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने इसकी पहली मंजिल को बनवाया था। इसीलिए उसके नाम पर ही इसका नाम कुतुब मीनार मिलता है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे कि इसने जो है एक मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ये क्या है? एक मस्जिद है। इसने इसका जो है क्या कराया? निर्माण कराया। इसके प्रमुख कार्यों में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी जो है वो दिल्ली में ही है। ठीक है, दूसरा कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक का जो महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना है, पेपर में आता है, इसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा, या इसको ब्रैकेट में कई बार ये पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो आप यहाँ से याद रखेंगे ये एक मस्जिद थी। क्या थी? मस्जिद। और इसने इसका जो है निर्माण कराया, 2.5 दिन के झोपड़े का जो है निर्माण कराया गया। और यहाँ से आप याद रखेंगे
अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। जो लोग जाते हैं वहां पर जो है मन्नत मांगने वगैरह के जो है इसको भी वो घूम कर आते हैं, आप लोग गए होंगे। तो यहाँ से आप याद रखेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है निर्माण अजमेर में जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया था। और ये कई बार आया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है जिसको आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका अजमेर में है। ठीक है, अढ़ाई दिन इसको इसलिए बोला जाता है कि इसको बनाने में जो है मात्र 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, इसकी अगर मृत्यु की बात करें, किसकी बात करें? मृत्यु। तो मृत्यु में जो है आप याद रखेंगे एक गेम ये खेल रहा था, चौगान, जिसको आधुनिक आप पोलो कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आधुनिक पोलो। चौगान खेलते समय, ठीक है, चौगान खेलते समय, ठीक है, घोड़े से गिरकर हुई थी। किससे? घोड़े से गिरकर। ठीक है, ये चौगान खेल रहा था, हादसे की मौत मरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर जो है गर्दन टूटने की वजह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी 1210 में। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया था इसके बारे में याद रखना कि जब इसकी मृत्यु हुई तो यहाँ से आप एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसको जो है लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पर? लाहौर में इसको दफनाया। ठीक है, यानी कि इसकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? लाहौर में है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ से आप याद रख लें तो इसके दरबारी कई बार आ जाता है डीप, अगर प्रश्न पूछेगा कि इसके दरबार में दरबारी कौन थे, जैसे कई बार राजाओं के दरबारी हमने पढ़े हैं, तो इसके 2 दरबारी थे जिनको आप याद रखेंगे। नंबर 1 पर है हसन निजामी। कौन है? हसन निजामी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति है फख्र ए, ये नाम है इनका, मुदव्विर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 इसके जो है दरबारी रहे हैं, एक हसन निजामी और दूसरा फख्र ए मुदव्विर। ठीक है ना, ये 2 जो है इसके दरबार में रहा करते थे। तो इसके ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है, लाहौर में दफना दिया। 3 निर्माण कार्य जो है कुतुब मीनार को प्रारंभ किया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, पेपर में प्रश्न बनता है, और उसके बाद जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का इसने जो है निर्माण कराया, और उसके बाद इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी, जिसको इसमें लाहौर में ही दफनाया गया था। इसकी राजधानी लाहौर ही थी। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न इससे और आता है कि इसको कुछ उपाधि दी गई थी जिनसे प्रश्न पेपर में बन जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्टार बनाकर, कई बार उपाधियों से भी प्रश्न आता है। इसकी उपाधि, ठीक है, ये आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, देखो इसकी कई सारी उपाधि है, लेकिन जो पेपर में आती है वो पेपर में ये आता है, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। ये आप यहाँ से याद रखिए, लाख बख्श। ठीक है, अब लाख बख्श कहने का कारण ये है कि ये लाखों का दान देता था, जिस कारण से इसको जो है लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसको जो है आपका एक उपाधि और थी लाख बख्श के बाद, सिपे सालार। क्या थी? सिपे सालार। ठीक है, इसको सिपे सालार कहा जाता है, सेना का रक्षक कहा जाता है। ये भी उपाधि जो है किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, सिपे सालार की। ठीक है, उसके बाद इसकी एक उपाधि और है, आप याद रखेंगे मलिक। इसने मलिक की उपाधि दी। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ली गई, ये अपने आप को दास और गुलाम में ही संतुष्ट रखा। ये उपाधि इसके कार्यों के कारण इसको दी गई है। ठीक है ना, तो सिपे सालार, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, मलिक की उपाधि इसको दी गई है, और कई जगह इसको कुरान ख्वाह भी कहा गया है। क्या बोला गया है? कुरान ख्वाह। ठीक है ना, यहां से आप याद रखेंगे कुरान। अब ये उपाधि इसको क्यों दी गई है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कुरान ख्वाह, ये जो पवित्र ग्रंथ है इनका कुरान, ये उसको बहुत ज्यादा पढ़ता था, जिस कारण से इसको जो है कुरान ख्वाह भी कहा गया है। तो ये उपाधि जो है किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, इसकी कार्यों के कारण। ठीक है, और इसके से ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठे हैं आराम शाह। कौन बैठे हैं? आराम शाह। ठीक है, अब देखो आराम शाह की अगर हम बात करें तो ये ऐबक का उत्तराधिकारी था, ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, किसका?
ऐबक का उत्तराधिकारी, ठीक है। यानी कि ऐबक के बाद जो राजा बना वो कौन बना, तो आप यहाँ से याद रखेंगे आराम शाह बना। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, आप याद रखेंगे इसने जो केवल 8 महाशासन किया, कितने, 8 महाशासन किया आराम शाह, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा जो है आराम शाह की हत्या कर दी गई थी। और इल्तुतमिश कौन है, तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम है और दामाद भी है, ठीक है। इसके द्वारा किसकी हत्या कर दी गई, तो कुतुब जो है आराम शाह की जो है हत्या कर दी गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब गद्दी पर बैठेंगे कौन, इल्तुतमिश। कौन बैठेंगे, इल्तुतमिश। तो अब हम जो है इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब गद्दी पर बैठेंगे इल्तुतमिश, ये उपाधि इसकी याद रखनी है आपने, जो मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की थी, ठीक है। देखो अब इल्तुतमिश ने जो है आराम शाह की हत्या की और गद्दी पर विराजमान हो गए दिल्ली की सत्ता पर। और कई बार इल्तुतमिश को जो है वो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुलाम वंश का, ठीक है। ये अभी आप याद रखेंगे, कुछ प्रश्न इससे बनते हैं। अब ये कब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो आप याद रखेंगे 1211 में बैठता है और 1236 तक मात्र ये जो है शासन कर पाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। नाम है क्या, तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश, ठीक है। देखो इल्तुतमिश के बारे में, ये इल्बरी तुर्क था, क्या था, इल्बरी तुर्क था, ठीक है। उससे भी पहले आप याद रखेंगे कि ये जो है ऐबक का क्या था, ऐबक का गुलाम था, ये गुलाम, ठीक है। क्या था, ऐबक का गुलाम और दामाद, ठीक है। ऐबक का गुलाम था और दामाद था, और ऐबक के जो है उत्तराधिकारी आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखें, और कई बार पेपर में इससे बेसिक प्रश्न भी बन जाते हैं, ठीक है। इल्बरी तुर्क था। अब देखो जिस समय ऐबक की मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो उस समय इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। कहाँ का, बदायूं का गवर्नर। तो थोड़ा सा आप इससे ये भी याद रखेंगे कि ये बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि गद्दी पर बैठने से पहले जो है ये कहाँ का गवर्नर था। तो ऐबक जिस समय मृत्यु पाए हैं उस समय जो है बदायूं का गवर्नर बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जो ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा किए गए कुछ कार्य बड़े प्रमुख हैं, और उनसे भी पहले प्रमुख है इसकी उपाधि। मैंने आपसे बताया कि देखो इसको गुलामों का गुलाम बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश की, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। यहां से आप इसको एक प्रश्न पेपर में बनते हैं। देखो पहली बात इसके बारे में है, इसे गुलामों का गुलाम बोलते हैं, ठीक है ना। गुलामों का गुलाम, ये भी कहा जाता है किसको, तो इल्तुतमिश को। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां से दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसने क्या ली बच्चों, सुल्तान की उपाधि ली। अब ये इसने सुल्तान की उपाधि कहां से ली थी, तो आप याद रखेंगे ब्रैकेट में लिखना है बगदाद के खलीफा से। किससे, बगदाद के खलीफा से, ठीक है। इसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। अब देखो थोड़ा सा आपने याद रखना है, इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिस कारण से इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश 1211 और 1236 तक बैठते हैं। ऐबक का गुलाम और दामाद है, बदायूं का गवर्नर था, गुलामों का गुलाम बोलते हैं, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पद जो है एक बढ़िया उपाधि बन गई। जितने भी शासक आएंगे वो सुल्तान कहलाएंगे, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। अब देखो, अब इसके प्रमुख कार्यों में अगर हम बात करें तो कुछ इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है, इसने जो है इक्ता प्रणाली को शुरू किया था। कौन सी प्रणाली, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली को शुरू किया, किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन
ऐबक के द्वारा प्राप्त किया गया। अब यहां से आप याद रखेंगे शुरू किया गया, यहां से आप याद रखेंगे, ये पेपर में प्रश्न बनता है इक्ता प्रणाली क्या है। तो आप यहां से याद रखेंगे ये भू राजस्व से संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है। अब कैसा भू राजस्व, ये आप ये मत समझना कि कोई टैक्स वगैरह है, ये जितने अपने उच्च पदाधिकारी होते थे, सेना के अधिकारी जो होते थे, उनको ये वेतन के बदले अच्छी अच्छी भूमि जो है दिया करता था। ठीक है, क्या देता था, अच्छी अच्छी भूमि जो है ये दिया करता था, जिसका इस प्रथा को इसने जो है इक्ता प्रणाली कहा था। ठीक है, तो ये पहला काम है जो इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा काम आप याद रखेंगे, यहां से इसने एक दल बनाया था, यहां से आप याद रखेंगे तुर्कान, बहुत ध्यान के साथ, ए चहलगामी। ठीक है, देखो इसने कौन सा पद बनाया, तुर्कान ए चहलगामी। अब ये क्या था, तो आप यहां से याद रखेंगे ये जो है 40 गुलाम सरदारों का एक दल था। एक दल आप याद रखेंगे, या कई बार इसको संगठन आप याद रखेंगे। इसने जो है अपने इस मंत्री परिषद आप कह सकते हैं, उसमें इसने जो है 40 गुलाम सरदारों का, तुर्क गुलाम सरदारों का एक क्या बनाया, दल बनाया, जिसको इसने कहा तुर्कान ए चहलगामी। इक्ता प्रणाली को शुरू किया और तुर्कान ए चहलगामी क्या बनाया, एक पद बनाया इसके द्वारा, जिसमें 40 जो है तुर्क गुलाम सरदार जो है क्या रहते थे। ठीक है ना, उसके बाद यहां से आप तीसरा काम इसका याद रखेंगे जो कि और महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपसे बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किया था। ठीक है ना, इसने क्या किया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। ठीक है, वैसे तो इसमें कई शासक काम करेंगे, अभी आगे आप देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक तक हम बात करेंगे, जो है तूफान वगैरह में जो इसकी टूट जाती है मंजिल वगैरह, तो उसका भी रिपेयर किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया और इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको पूरा करा दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको मोल्ला इनर में भी क्लास में कराया था, यहाँ से आप याद रखेंगे, इसने शुद्ध, अगला कार्य, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, अब इनमें से दो आप याद रखेंगे कैसे कैसे थे, तो यहां से आप याद रखेंगे, एक तो इसने जो है चांदी का चलाया, शुद्ध अरबी सिक्का। ठीक है, दूसरा आप यहां से याद रखेंगे इसने तांबे का चलाया, इसका तांबे का। ठीक है, चांदी का और तांबे का। अब चांदी का जो सिक्का था उसको बोला जाता था टंका, चांदी का टंका, और तांबे का आप याद रखेंगे जीतल। तांबे का क्या रखेंगे आप, जीतल। देखो चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। ये मैंने आपको वन लाइनर में भी कराया था, और ये इसके कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य भी मान सकते हैं आप, कि इसके द्वारा जो है शुद्ध अरबी सिक्के जो है चलाए गए थे। ठीक है ना, और 40 गुलाम सरदारों का दल तुर्कान ए चहलगामी, इसको आने वाले समय में जो है गुलाम वंश के शासक समाप्त करेंगे। एकता प्रणाली को शुरू किया जो भू राजस्व से संबंधित थी, कि अपने सेना के पदाधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों को ये जो है भूमि जो है देता था, भूमि के कुछ हिस्से देता था, अच्छी भूमि के हिस्से देता था, उसको इसने एकता प्रणाली कहा। और जो है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया, शुद्ध अरबी जो है सिक्के जारी किए। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ से याद रखेंगे कि 1236 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1236 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है, 1236 में इल्तुतमिश क्या है, ऑफ हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जब 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तो उसके बाद इसका उत्तराधिकारी है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज। ये बहुत ध्यान के साथ आप थोड़ा सा यहाँ से टर्न है इतिहास में, और इतिहास में जहाँ से इतिहास टर्न करता है, मुड़ता है, वहीं से प्रश्न पेपर में बनते हैं। अब देखो इसका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज है। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है कि रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो एक अयोग्य शासक था। कैसा, अयोग्य शासक, मतलब इसमें राजा बनने की जो है योग्यता नहीं थी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से याद रखेंगे अयोग्य शासक। अब जब ये अयोग्य शासक था बच्चों, तो इसको संरक्षण दिया था किसके द्वारा, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसकी माँ इसके साथ थी, माँ
शाह तुर्कान ने शासन चलाया, ये आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इसकी मां शाह तुर्कान के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया और इसी ने जो है शासन चलाया। लेकिन ये बात ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो सारे जो अमीर थे, जैसे 40 जो है ये तुर्कान चहलगानी के जो अमीर वगैरह थे, उन सब ने इसको गद्दी से हटा दिया और इसकी पुत्री रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। और रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका के रूप में उभर कर सामने आई। अगला कैरेक्टर, अगला चैप्टर, अगला जो मेथड है, अगला जो टॉपिक है हमारा, वो रजिया सुल्तान से ही है। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो शासक आए और फिर मुख्य है बलबन, और उसके बाद गुलाम वंश का अंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अब आज हमने गुलाम वंश को स्टार्ट कर इसके दो राजाओं के बारे में बात की, एक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है और दूसरे इल्तुतमिश हैं। अब हम रजिया सुल्तान से लेकर और इस वंश को जो है अंत तक खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।